हेलो एंड वेलकम टू न्यू BAPSH। आज हम BPSC 174 का यूनिट नंबर 13 देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ रिसोर्स जनरेशन एंड कैपेसिटी एनहेंसमेंट। तो शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हमें बेसिकली ये बताया गया है कि हमारी पॉपुलेशन फास्ट ग्रोइंग है। ठीक है, साल दर साल हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। हर नेशन ये चाह रहा है कि वो अपनी इकोनॉमीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप बना ले, पर डेवलपमेंट के साथ ही साथ वो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को यहाँ पर कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। उनका ये मतलब है कि सिर्फ हमें इकोनॉमी को डेवलप करना है, इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस अब बाद में देखेंगे। अब इस नेग्लिजेंस की वजह से आज की लाइफ को बहुत ज़्यादा न्यू चैलेंजेस झेलने पड़ रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, वो अपना प्रोडक्शन करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। उस प्रोडक्शन के बाद जो वेस्ट जनरेट होता है, या तो वो हम ओपन वाटर बॉडीज़ में डंप कर देते हैं, ओपन डंपिंग साइट्स पे डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, साथ ही साथ सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। जो भी मटेरियल्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेसेस में, उनको ट्रीटमेंट के बिना ही यहाँ पर हम डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से सीवियर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इस स्टेज में जिसमें हम जी रहे हैं, उस स्टेज में जो चेंजेस हैं, उसकी वजह से अर्थ एक नई स्टेट बनती जा रही है। एक ऐसी जगह बनती जा रही है हमारा प्लेनेट, जिस पर ह्यूमन लाइफ का रह पाना कहीं ना कहीं लेस हॉस्पिटेबल बनता जा रहा है। मतलब हमारे लायक अब ये जो प्लेनेट है वो रहा नहीं। धीरे धीरे ये अपनी क्वालिटी को डिप्लीट करता जा रहा है, ड्यू टू दी एक्सेस एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब जो ये हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंट पे, वो हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से देख रहे हैं। हम मास प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, और कंफर्टेबल लाइफ को जीने के लिए हम अननेसेसरीली इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट पे उतना ही ज़्यादा प्रेशर बनता जा रहा है। हम लार्ज अमाउंट्स में एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस पॉल्यूशन को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट यहाँ पर हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से एक ना एक दिन हमें इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। अगर हम ग्लोबल स्केल पर देखें तो सारे ह्यूमन बींग्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस इन्वायरमेंटल हार्म पे। अब ह्यूमन बींग्स का मतलब कि इस दुनिया में जितने भी देश हैं, वो सारे देश इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस सभी के लिए। कुछ देश ऐसे हैं जो कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं जितना 10 देश मिलकर भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे ही बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, वो ग्रेटर पेस पर यहाँ पर अपना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट छोड़ती जा रही हैं, कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती जा रही हैं। जिसका मतलब ये है कि ये 2-4 देश मिलकर इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, CFC एमिशन कर रहे हैं, जितना 10 डेवलपिंग देश मिलकर भी नहीं कर सकते। तो ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर इससे हमें बचना है तो हमें कुछ यहाँ पर स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि हम अपने नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं इस प्लेनेट अर्थ पे। अब हम कर कैसे सकते हैं कि रिसोर्सेज का जिस तरीके से हम कंजम्पशन कर रहे हैं, उसको थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। पॉल्यूशन को थोड़ा डाउन ला सकते हैं ताकि एयर क्वालिटी अच्छी हो हर चीज़ की। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन कम करें, एयर पॉल्यूशन कम करें, वाटर पॉल्यूशन कम करें। इसकी वजह से हमारा जो प्लेनेट है उसे रीन्यू होने के लिए टाइम मिल जाएगा, ताकि अच्छे से लाइफ फैसिलिटेट हो सके। और जो रिसोर्सेज रीजनरेट हो सकते हैं, जो सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने में हमारी मदद कर सकते हैं, हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, भले ही वो रिसोर्सेज इन्वायरमेंटल हों, इकोनॉमिकल हों और सोशल हों। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताई गई। अब बात करते हैं रेलेवेंस ऑफ सस्टेनेबल चॉइसेस, कि सस्टेनेबल चॉइसेस की हमने बात की, तो उसकी रेलेवेंस क्या है। तो आज के टाइम पर हमारे आसपास अगर हम देखें, तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है हमारी लाइफ में। ये चीज़ हमारी लाइफ में ऐसे एम्बेडेड हो चुकी है जिसे हम ना चाहकर भी निकाल नहीं सकते, और वो चीज़ है प्लास्टिक। आज हर चीज़ अपने आसपास देखते हैं, हम लैपटॉप देखते हैं, अपने फ़ोन्स देखते हैं, ठीक है, टेबल देखते हैं, चेयर देखते हैं, कोई खाने का सामान देखते हैं जो पैकेट में पैक होकर आता है, वो भी प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक की बोतलों में हम पानी पीते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें वो प्लास्टिक से बनती हैं, और प्लास्टिक हमारी डेली लाइफ में बहुत ही अच्छे से एम्बेडेड हो चुका है कि ये
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज के टाइम के हिसाब से कि हम अपनी लाइफ से प्लास्टिक को निकाल सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें बताई गई हैं। अगर हम मोस्ट कॉमन प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक बैग्स हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और प्लास्टिक बैग्स का इस हद तक हम प्रोडक्शन कर चुके हैं आज के टाइम तक कि ये अर्थ के रिमोट एरियाज तक फैल चुका है, जैसे कि डार्केस्ट डेप्थ ऑफ द ओशंस, मतलब मैरियाना ट्रेंच तक हमें प्लास्टिक के कुछ ना कुछ ट्रेसेस मिले हैं। माउंट एवरेस्ट पर प्लास्टिक के ट्रेसेस मिले हैं, जो हमारे पोलर आइस कैप्स हैं, अंटार्कटिका है, आर्कटिक सर्कल है, वहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ प्लास्टिक मिल रहा है। तो इससे ये शो होता है कि हमने कितना ज़्यादा 1970s के बाद से ही यहाँ पर प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर दिया है। और प्लास्टिक बैग्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। ये इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, एयर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ाते हैं अगर इन्हें जलाया जाता है। और प्लास्टिक बैग सिर्फ नेचुरल हैबिटेट को ही नहीं नुकसान पहुंचाते, साथ ही साथ जो एनिमल्स इन्हें एक्सीडेंटली कंज्यूम कर लेते हैं उनके भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी डेड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि गाय वगैरह जो लोग अपना कूड़ा, घर का कूड़ा फेंकते हैं, ठीक है, कोई छिलके हो गए, सब्जियों के फल हो गए कुछ खराब, तो वो प्लास्टिक के थैलों में बांध कर फेंक देते हैं। अब जो गोवंश होता है वो उसको खाने की कोशिश करता है, तो वो साथ में प्लास्टिक को भी निगल जाता है, जो कि उनके पेट में जाकर जमा रहता है। अब एक ना एक दिन ऐसा आता है कि वो उसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो ये सब हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं प्लास्टिक के। अगर हम प्लास्टिक बैग्स की बात करें तो ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें यूवी रेज की ज़रूरत पड़ती है। और हम ये मानते हैं कि जो यूवी रेज हैं वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो इसीलिए हमें प्लास्टिक को इरेडिकेट करना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता जा रहा है। 1950s के बाद से ही यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है प्लास्टिक बैग्स का। ठीक है, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स खास करके आज के टाइम पर हम सबसे ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो ये सब हमारा यहाँ पर एजेंडा रहता है। उसके बाद 1970s में कहा जाता था कि जो उस समय प्लास्टिक बना वो इसलिए बना ताकि जो ग्रोसरीज हैं, जो कि फल सब्जियां हैं, कुछ अदर गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको हम प्लास्टिक बैग में रख कर ला सकें। ठीक है, और उस समय पर ये सब इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हुआ करता था। पर जैसे जैसे 20th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर आता है, ठीक है, 1990s का समय आता है, उस समय पर ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये पॉपुलर होने लग जाते हैं। ये बैग्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बनने लग जाते हैं कंज्यूमर के बीच में, रिटेलर्स के बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लाइट वेट होते हैं, फंक्शनल होते हैं, और हाइजीनिक मीन्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम इसमें खाना भी पैक करके ले जा सकते हैं, दूसरे गुड्स भी हम पैक करके ले जा सकते हैं। तो इसकी वजह से आज के टाइम पर लाइफ में हम प्लास्टिक को नहीं हटा सकते। ठीक है, तो ये इसके कुछ रीजंस हैं। तो लास्ट में हमें ये बताया गया है कि जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो हम आज हर कहीं पर देख सकते हैं। रिमोट एरियाज में, जैसे हमने ऊपर देखा कि पैसिफिक ओशन में देख सकते हैं, एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं, लैंडफिल्स में, एग्रीकल्चरल लैंड्स में। तो ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा थ्रेट बनता जा रहा है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। सॉइल की फर्टिलिटी कभी ना कभी ये ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए हमें प्लास्टिक यहाँ से जल्द से जल्द हटाना चाहिए। और इसको हटाने की बात जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में आती है तो ये कहा जाता है कि प्लास्टिक बैग से बहुत सारे इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि जूट के बैग हो गए जिससे बोरे बनते हैं, ठीक है, जिसमें राशन की गेहूँ चावल वगैरह आते हैं। पेपर बैग हो गया, कागज़ के हमने बैग बना दिए। बायोडिग्रेडेबल बैग्स हो गए, रीयूजेबल बैग्स हो गए। तो कॉमनली अगर देखा जाए तो जूट बैग्स सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से यहाँ पर इको फ्रेंडली वे में ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं प्लास्टिक बैग्स का, क्योंकि ये इनका जो मटेरियल होता है जूट बैग्स का वो कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल होता है। इनका एक एक कंच यहाँ पर डिग्रेडेबल होता है नेचर में, क्योंकि ये प्लांट फाइबर से बनते हैं जिसे हम जूट कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है एग्रीकल्चर पर और इन्वायरमेंट पर। अगर हम दूसरा ऑल्टरनेटिव देखें तो वो है पेपर बैग्स। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रिकमेंड किए जाने लगे हैं आज के टाइम पर कि बहुत ही अच्छा इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है प्लास्टिक बैग्स का। तो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो प्लास्टिक बैग्स ज़्यादातर वुड से बनती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैग्स होते हैं जो कि न्यूज़पेपर से बनाए जाते हैं, पुरानी मैगज़ीन से बनाए जाते हैं, पुरानी बुक से बनाए जाते हैं। तो ये सब का यूज़ करके हम प्लास्टिक को यहाँ पर इरेडिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं।
और आज के टाइम पर जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो भी प्लास्टिक बैग्स को यूज़ कर रही हैं अपने प्रमोशन के लिए। ठीक है, सेमिनार कर रही हैं बताने के लिए लोगों को कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट पर कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है, ताकि हम अपनी लाइफ से प्लास्टिक को कम से कम रख सकें। इससे हमारा ही फायदा होने वाला है। जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक कॉल आ गया था इंपॉर्टेंट। तो हमने बात की कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव हमने देख लिए हैं, और लास्ट में हमें कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे हम पेपर बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है शुगर केन वेस्ट, जिसे हम बैगेज कहते हैं। जो गन्ना होता है उसको यहाँ से डायगनली काट कर जो नीचे का पार्ट उसका वेस्ट बचता है, हम उससे यहाँ पर पेपर बना सकते हैं। स्ट्रॉ यानी पराली जो किसान जलाते हैं अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद, उससे भी हम पेपर बना सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉप्स को, जो पराली है उसको बर्न नहीं करेंगे और अच्छे प्राइस पर ये उसको सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जूट। जूट का हमने देखा कि हाई क्वालिटी राइटिंग पेपर इससे बनाया जा सकता है। कोकोनट हस्क मतलब कोकोनट का जो छिलका होता है, नारियल का छिलका, ठीक है, ऊपर के जो बाल वगैरह होते हैं उसके, उससे भी हम पेपर बना सकते हैं जिसका एक थिक टेक्सचर हो सकता है। उसके बाद एलिफेंट एक्सक्रीटा मतलब हाथी के गोबर से भी है हम यहाँ पर पेपर बना सकते हैं। तो ये सब कुछ ऑल्टरनेटिव हमें यहाँ पर दे के रखे हैं। तो अब बात करते हैं कि जो हमने ऑल्टरनेटिव देखे इन प्लास्टिक बैग्स के, उनकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, ये बायोडिग्रेडेबल हैं। मतलब पेपर या जूट बैग ऐसे हैं कि बहुत ही लंबे समय तक ये अर्थ की सरफेस पर नहीं रहने वाले। 6 महीने से कम में ये यहाँ पर डिग्रेड हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा जाता है कि ये जो पेपर या जूट बैग्स होते हैं वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी को ज़्यादा फर्टाइल भी बना देते हैं ताकि वेजिटेशन पे ग्रो हो सके। और ये रिवर्स सीज लेक्स में यहाँ पर जमते भी नहीं है प्लास्टिक पॉल्यूशन की तरह। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर बायोडिग्रेडेबिलिटी में आता है। सेकंड आता है रिसाइकलेबल। जो बैग्स ये जो पेपर के होते हैं, जूट के होते हैं, 100% रिसाइकलेबल होते हैं। ठीक है, हम इसे अच्छे से रिसाइकल करके कुछ और भी चीज़ें बना सकते हैं पेपर की, जूट की। अनलाइक प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं। इसमें पॉइजनस गैसेस जो होती हैं एटमॉस्फेयर की, वो यहाँ पर रिलीज़ हो जाते हैं जब इन्हें रिसाइकलिंग के प्रोसेस में डाला जाता है, जिससे कि एक हैज़ार्डियस सिचुएशन भी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो ये बात हुई। थर्ड पॉइंट आता है एनर्जी सेवर। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे पास जूट और पेपर बैग्स के। इसमें ये भी एक रीज़न दिया जाता है कि क्योंकि ये इको फ्रेंडली होते हैं, तो इनको अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो हमें कम एनर्जी की ज़रूरत है। हम इन्हें लोकली अवेलेबल मटेरियल से भी यहाँ पर बनाकर रख सकते हैं, जो कि वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, जिससे कि एनर्जी भी सेव होगी और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें भी यहाँ पर एम्पावरमेंट मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को उगाएंगे। तो ये सब एनर्जी सेवर में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंजर्वर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर हम पेपर बैग्स या जूट बैग्स पर स्विच करते हैं तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली रीयूजेबल हैं, हम इन्हें रिसाइकल कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। तो इन कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव को यहाँ पर अडॉप्ट करें। ठीक है, अपने प्लेनेट को सेव करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पर हमारी ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि हमारे लिए एसेंशियल हो गया, मैंडेटरी है कि हम कुछ ऑल्टरनेटिव या इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव पर जाएं प्लास्टिक के, तभी हम अच्छे से यहाँ पर इस प्लेनेट पर सस्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें एग्जांपल देखने को मिलता है कोल या पेट्रोलियम का। तो कोल एंड पेट्रोलियम कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आज के टाइम के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड रहती है, क्योंकि इससे एनर्जी भी अच्छी खासी जनरेट हो जाती है और ह्यूमन नीड्स को यहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अब ये एनर्जी जो होती है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। मतलब इनको बनने में टाइम लगता है, हज़ारों हज़ारों साल लग जाते हैं यहाँ पर इनको अच्छे से बनने में। तो इसके भी हमें कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि बनते हैं डिकम्पोज प्लांट से, कुछ अदर मरे हुए जानवर से। ठीक है, जो कि अर्थ की जो लेयर्स होती हैं सॉइल की, उसमें नीचे धंसते 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 चले जाते हैं, और जो कार्बन रिच डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स के रूप में देखते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल होता है। ठीक है, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल, नेचुरल गैस। तो इन सभी से हटकर हमें या तो इन्हें कंजर्व करके रखना चाहिए,
या हमें इसके भी कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स निकालने चाहिए। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना चल रहा है, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हैं ताकि पेट्रोल वाले जो व्हीकल्स हैं जो कि धुआं फैलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, उनको हम यहाँ पर कम कर सकें। और साथ ही साथ अगर हमें इन्हें प्रिवेंट करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, ना कि पर्सनल व्हीकल खरीदें। सेकंड है कि जो एलईडी बल्ब्स हैं उनका यूज़ करें होम्स में, ऑफिसेज़ में। और लिफ्ट जो होती हैं, क्योंकि उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, तो हमें उनके बजाय यहाँ पर स्टेयर्स यानी सीढ़ियों का यूज़ करना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट हमारे में दे रखे हैं। तो यही है इस यूनिट में। थैंक यू सो मच।